एक लड़की जो लाशों को तैयार करने का काम करती है, धीरे धीरे खुद एक खतरनाक बुरी ताकत का शिकार बन जाती है। लेकिन असली डर भूतों से नहीं, उसके अपने अंधेरे अतीत से है। रेबेका एक मॉर्चरी में इंटर्न होती है और आज उसका फाइनल सुपरवाइज्ड प्रोसीजर चल रहा होता है। वो बहुत ही परफेक्शन के साथ एक डेड बॉडी को एम्बाम करती है, इतनी केयरफुली कि बॉडी लगभग जिंदा लगने लगती है। उसका मेंटर रेमंड उसकी तारीफ करता है, लेकिन उसकी कलाई पर पुराने कट्स के निशान नोटिस करता है, जिन्हें रेबेका तुरंत ग्लव्स से छुपा लेती है। जब वो बॉडी का खून निकाल रही होती है, तब रेमंड देखता है कि डेड बॉडी की उंगलियां हल्की सी हिलती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। प्रोसीजर पूरा होने के बाद रेबेका बॉडी को स्टोर करने जाती है। वापस आते समय लाइट्स फ्लिकर करती हैं और माहौल अचानक अजीब लगने लगता है। थोड़ी देर बाद रेबेका बेसमेंट में सप्लाई लेने जाती है, लेकिन रेमंड उसे रोक देता है और सख्ती से बोलता है कि कभी बेसमेंट में मत जाना। जैसे ही रेबेका वहां से जाती है, रेमंड चुपके से बेसमेंट लॉक कर देता है, जहां अंधेरे में कोई डरावना जीव भाग रहा होता है। ऑफिस में रेमंड उसे फुल टाइम एम्प्लॉय बनने की गुड न्यूज़ देता है। अब डे शिफ्ट रेबेका संभालेगी और नाइट इमरजेंसी रेमंड। जब रेबेका नाइट शिफ्ट करने की बात करती है, तो रेमंड अचानक गुस्सा हो जाता है और मना कर देता है। उसके बाद रेबेका को तेज सिर दर्द होता है और वो घर चली जाती है। घर पर रेबेका अपनी सोब्राइटी सपोर्ट मीटिंग अटेंड करती है, जहां वो बताती है कि उसे ड्रग्स छोड़े हुए 1 साल हो चुका है, लेकिन उसके अंदर का अंधेरा अभी भी जिंदा होता है। मीटिंग के बाद एक डरावना आदमी उसका नाम फुसफुसाता है और रेबेका डर जाती है। वो लगभग फिर से ड्रग्स लेने वाली होती है, लेकिन खुद को रोक लेती है। तभी रेमंड का कॉल आता है। सिटी मॉर्ग से कुछ डेड बॉडीज आई होती हैं, जिन्हें एम्बाम और क्रेमेट दोनों करना होता है। रेबेका वापस मॉर्चरी पहुंचती है और काम शुरू करती है, लेकिन धीरे धीरे अजीब चीज़ें होने लगती हैं। डेड बॉडीज आंखें खोलने लगती हैं, फाइलों पर अजीब सिंबल्स दिखाई देने लगते हैं और रेबेका को फुसफुसाहटें सुनाई देने लगती हैं। एक बॉडी अचानक गायब हो जाती है। फ़ोन बार बार बजता है और एक आवाज़ कहती है, "You did this to me." रेबेका समझ जाती है कि ये उसके पिता की आवाज़ है। उसे वो रात याद आती है जब ड्रग्स ओवरडोज के बाद वो झील के पास बेहोश हो गई थी और उसके पिता उसे ढूंढते हुए मर गए थे। तब से रेबेका खुद को उनकी मौत का जिम्मेदार मानती है। अगली सुबह रेबेका को लगता है कि उसने फिर से ड्रग्स ले लिए हैं। उसकी स्पॉन्सर केली उससे सवाल करती है, लेकिन अचानक रेबेका का व्यवहार बदल जाता है। उसकी आंखें पीली हो जाती हैं और वो केली पर हमला कर देती है। रेबेका को लगता है कि उसने केली को मार दिया, लेकिन अगले ही पल सब नॉर्मल हो जाता है। ये सिर्फ एक भयानक भ्रम होता है। रेबेका घबराकर रेमंड के पास वापस जाती है। तब रेमंड उसे सच बताता है, कभी कभी डेमोन डेड बॉडीज में घुस जाते हैं और फिर किसी कमज़ोर इंसान को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करते हैं। और अब एक डेमोन ने रेबेका को चुन लिया है। वो उसके गिल्ट, एडिक्शन और ट्रॉमा का इस्तेमाल करके उसे मानसिक रूप से तोड़ रहा है। रेमंड उसे सिंबल्स और रिचुअल्स के बारे में समझाता है। डेमोन का नाम पता करके उसे जलाना होगा, तभी वो वापस नर्क में जाएगा। लेकिन तभी डेमोन कुछ देर के लिए रेबेका के शरीर पर कब्जा कर लेता है और रेमंड पर हमला कर देता है। किसी तरह रेमंड बचकर ऑफिस लॉक कर देता है और रेबेका अंदर फंस जाती है। अब पूरी मॉर्चरी एक भयानक दुःस्वप्न बन चुकी होती है। रेबेका को अपनी मरी हुई दादी, अपने पिता और डरावने विजन्स दिखाई देने लगते हैं। कभी बाथरूम पानी से भर जाता है, कभी डेड बॉडी उठकर उस पर हमला करती है। डेमोन बार बार उसे आत्महत्या करने के लिए उकसाता है। रेबेका आखिरकार रेमंड के पुराने टेप्स और नोट्स से रिचुअल समझ जाती है। उसे डेमोन के सिंबल्स ढूंढने होते हैं और एक पॉजेस्ड बॉडी में खास खून इंजेक्ट करके उस बॉडी को जलाना होता है। बहुत संघर्ष के बाद रेबेका सही बॉडी पहचान लेती है और उसे इंसिनेरेटर में जला देती है। लेकिन डर अभी खत्म नहीं होता। बेसमेंट में रेबेका को सच पता चलता है कि उसके पिता की मौत उसकी वजह से नहीं हुई थी। वो असल में जंगल में डेमोन देखकर गिर गए थे। पहली बार रेबेका अपने गिल्ट को छोड़ देती है और खुद को थोड़ा आज़ाद महसूस करती है। लेकिन जब उसे लगता है कि सब खत्म हो गया, तभी उसे बेसमेंट में वैलेरी नाम की पॉजेस्ड औरत मिलती है, जो अभी भी जिंदा होती है। रेमंड बताता है कि वो उसे बेसमेंट में बंद करके रखता है
और उसका खून इस्तेमाल करता है ताकि भविष्य में होने वाले पोजीशन को रोका जा सके। रेबेका को ये सब बेहद डरावना लगता है और वो मॉर्चरी छोड़कर जाने लगती है, लेकिन बाहर पार्क में उसे वही बुरी ताकत फिर से दिखाई देती है, छोटे बच्चों के आसपास। तब रेबेका समझ जाती है कि ये लड़ाई कभी ख़त्म नहीं होने वाली और इसी वजह से वो दोबारा मॉर्चरी के अंदर वापस चली जाती है।